Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, how is your preparation going on for GMAT? We've already had one lecture where we had an orientation to reading comprehension, right? Now, in this video, we are going to talk about how do you read the passage. तो जब भी हम GMAT के एग्जाम की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक क्रूशल रोल प्ले करता ही है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जाम टेस्ट योर एबिलिटी टू एनालाइज and understand the information that is offered to you, right? तो जब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो तीन मेजर चैलेंजेस आप देख सकते होगे। पहला और सबसे मेजर कि पैसेज अंडरस्टैंडिंग हमारी सॉलिड रहे। दूसरा विच इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम बट इज समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली पे अटेंशन टू इज the question, because the question acts as a bridge between the paragraph and the answer choices. और जैसे ही आप थोड़े से नेग्लिजेंट हुए क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे, देर आर हाई चांसेस दैट यू माइट गेट stuck between two answer choices and eventually that could lead to the wrong selection. And third is how do you deal with the options that are given to you. So we'll be discussing all these aspects in our sessions. आज की क्लास में हम बात करेंगे कि what is the right approach to read the passage that is provided to you. तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं, तो आपको आई एम श्योर ये अवेयरनेस होगी कि ये टेक्स्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ऑफ बीइंग न्यू टू यू, राइट? तो कोई टेक्स्ट जो लाइफ में पहली बार आप इनकाउंटर कर रहे हैं, दैट टू अंडर द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल टू अब्सॉर्ब एवरी लिटिल डिटेल द पैसेज इज ऑफरिंग? एक बार लॉजिकली सोच के देखिए, इम्प्रैक्टिकल है ना? तो और अगर आप इस इम्प्रैक्टिकल गोल के साथ पेपर में जाते हो और ये सोचते हो कि मैंने पहली बार टेक्स्ट पढ़ा, दैट टू व्हेन द क्लॉक इज टिकिंग एंड दैट टू व्हेन आई हैव अ प्रेशर टू परफॉर्म इन द एग्जाम, I should be able to understand every little detail the passage or the paragraph is offering. Isn't it like something which is not achievable, right? तो सबसे पहले ये प्रेशर अपने शोल्डर से श्रग ऑफ कर दीजिए कि मुझे हर छोटी डिटेल को रिटेन करना ज़रूरी है। नहीं तो फिर मैपिंग करते हैं हम, और मैपिंग क्या होती है? दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी टू डील विद द पैसेज दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, राइट? तो हम जब मैपिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर आर टू टर्म्स। एक टर्म होती है मैपिंग जो आपको एक्चुअली करनी है, और एक होती है टर्म नोट मेकिंग जो आपको नहीं करनी। नोट मेकिंग जब हम करते हैं, जब हम किसी स्किल एनहांसमेंट के लेक्चर में हैं या अपनी कॉलेज के लेक्चर पे हैं, जहाँ पे जो हमारा प्रोफेसर या टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमको वो हर डिटेल को नोट डाउन करना है एंड मे बी लेटर वी नीड टू रिवाइज इट, यूटिलाइज इट टू पास सम एग्जाम और टू गेट सम सर्टिफिकेशन। बट हियर आपको जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे, आपको पैसेज के टॉपिक्स भी याद नहीं रहने वाले। तो नोट मेकिंग इज व्हेन यू आर गेटिंग इनटू टू मच डिटेल, दैट्स समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। आपको क्या करना है? एक ओवरव्यू लेना है। जैसे आपने देखा इंडिया का मैप, so that gives you an idea of how the country looks like, right? It's not getting into every little detail. Exactly, that's what you need to do. तो मैपिंग करते कैसे हैं? जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं, पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं, आप मल्टीपल तरीके से मैपिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वी कॉल इट की वर्ड्स और की सेंटेंस मैपिंग। यानी कि हम जब सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्रूशल रखता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आप अपने हिसाब से, इस इज द स्क्रैच पेपर वर्क दैट यू आर डूइंग to enhance your focus on the information that is provided to you while you're reading the passage, right? तो आप क्या करते हो? की सेंटेंस मैपिंग करते हो, जहाँ पे आप हर वर्ड को ध्यान देने की बजाय वो स्टेटमेंट इन टोटलिटी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है उसको एक या दो कीवर्ड्स में लिख देते हो। इससे क्या होता है? इससे आप थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करते हो, तो जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत टाइम्स बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। आप क्वांट में भी देखिए सारी कैलकुलेशन करते हैं, आप कुछ हवा में नहीं करते। बट अगर आप वर्बल में सब कुछ हवा में करने की कोशिश करेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मेंटली रिटेन करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो टास्क बहुत ही डॉन्टिंग हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, और आप कहीं ना कहीं फोकस भी लूज कर जाते हो। तो मैपिंग का अल्टीमेट एम होता है तीन गोल्स को अचीव करना। पहला, मेरा फोकस इंटैक्ट रहे, मैं कहीं डिस्ट्रैक्टेड ना फील करूं। दूसरा इंपॉर्टेंट गोल है कि जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं,
जनरल क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो पैराग्राफ या पैसेज एज अ होल को टारगेट कर रहे हैं। मेन आइडिया पूछ लिया, प्राइमरी पर्पस पूछ लिया, टोन पूछ लिया, स्ट्रक्चर पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं विदाउट रिविजिटिंग द पैसेज। क्योंकि अगर रिविजिट करा तो मतलब पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा और उतना टाइम मेरे पास नहीं है, राइट। और तीसरा मेरा गोल है कि जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जहां पर डिटेल्स है, अब ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि आप इतना सब कुछ रिटेन करने का प्रेशर लेंगे तो आप कोलैप्स करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस रुइन होगी, आपके आंसर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन अ नेगेटिव वे। तो जो स्पेसिफिक डिटेल्स है उसके लिए हम रिविजिट करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वेयर टू गो बैक। तो ये 3 मेजर गोल्स रखिए when you are reading the passage, and this you can achieve by mapping. Mapping is a strategy to make some write some quick words that give you a holistic picture that helps you understand the flow of discussion. कैसे करना है मैं अभी आपको demonstrate करूंगी on some passages, right? So this theory will be actually implemented while we are solving some good GMAT passages. So keep the goal very clear कि these are the 3 goals that I'm trying to achieve. One, that my focus remains intact, क्योंकि मेरा focus lose हो गया तो पूरा game ही spoil हो जाता है, फिर री-रीडिंग का trap आता है, आप multiple times passage को begin करते हो, छोड़ते हो, तो that consumes a lot of time, you're actually wasting a lot of time, right? और pressure building हो रही है वो अलग, right? और दूसरा, जो भी general questions है, जो passage को in general test कर रहे हैं, उनको मैं answer कर सकूं, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मुझे पता हो मुझे कहाँ पर जाना है। बस ये 3 गोल्स को हम ध्यान में रखेंगे while we are reading the passage. How do we achieve it? It is achieved by a term called mapping, जहाँ पे हमें डिटेल्स नहीं लिखनी with the passage what is offering, क्योंकि मैपिंग की हेल्प से हम रिविजिट कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमने उस पैसेज के नोट्स बना लिए और नोट्स को यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, नहीं। With the keywords, scratch words that we are writing, we will utilize those scratch words to revisit wherever we have to go in the passage, right? So that's what we are going to do in mapping. और जो strategy follow करेंगे वो करेंगे key sentence mapping, यानी कि हर sentence में मुझे जो भी words important लगता है, keyword लगता है, crucial लगता है, मेरे हिसाब से that's giving me an understanding of what the sentence is trying to convey in my own language. In a simplified version, I will just write 1 or 2 keywords, right? तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए इनिशियल लाइंस को धीरे पढ़िए, बिकॉज दैट टेल्स यू व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। सिमिलरली गो स्लो विद द लास्ट सेंटेंसेस। मैं कहीं नहीं कह रही हूँ कि जस्ट रीड द इनिशियल सेंटेंसेस एंड द लास्ट सेंटेंसेस, नो, just go slow with the initial few sentences, 1 or 2 sentences, and the last 1 or 2 sentences. Observe transition words, words like but, nonetheless, in spite, despite. They help you understand how the ideas are flowing. Pay attention to proper nouns if provided anywhere, right? And don't get obsessed with this idea of knowing and retaining every little detail the passage is offering. So let's actually try some passages from the official guide and see that how do we tackle them. So this is a typical passage. I'll just step aside and you can read it, and then I will explain how do we do mapping, and then we'll solve some questions based on this particular passage. So when we start reading it, right, I read this like this: human beings born with the drive to explore and experiment thrive on learning. So what is the drive? So we are talking about human beings, and I'll just write there is some drive to explore and experiment. So अब आपसे question आया, what is the drive? So we can say that the human beings are born with the drive to explore, experiment, and learn, right? So you can come back, but what we are writing is human beings and drive. This is my way of writing it. मुझे HB से human being समझ में आ जाता है. You can have your own style of writing it, and it is absolutely fine to have your own style. I'm giving an overview. You can slightly tweak the strategy also suiting your flavor, right? Now, unfortunately, pay attention to this. So this is the trait people are born with, human beings are born with. I am paying attention to unfortunately. So unfortunately से आपको पता चल गया कि discussion is going in the other direction, right? That's what transitions do. So corporations are oriented predominantly towards controlling employees, not fostering. Fostering is promoting or facilitating learning. Ironically,
So again, there is this transition. Ironically, this orientation creates the very condition that predestine employees to mediocre performances. So what is the drive? What is the actual scenario? Right? So this is, this is sentence one. This is what is the actual scene. And third, what it leads to. राइट सो दीज आर द कीवर्ड्स सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स अब मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अब आप खुद सोचो इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और these few lines and you have to make questions so what are the questions that you can make that what are human beings born with what is the drive they have so you can come back then what is happening is that these corporations are oriented predominantly towards controlling the employees and they are not fostering or promoting their learning ironically this orientation the very condition that predestine employees to mediocre performances और उसका output क्या है what is it leading to so बस these words human beings born with the drive what is the scenario or actual scene and then what it leads to or what is the output or what is the result however you would wish to write right so अगर आपके पास ये 3 questions are you can revisit over time superior performance requires superior learning because long-term corporate survival depends on continually exploring new business and organizational opportunities. So sentence 4 says, so what is the requirement? So what is required? Right? So that's how you're getting the essence of the discussion without getting into the details. But you know how the flow is established, right? तो जो आपके keywords होंगे, what is the, what is driving human beings inherently, then what is the present day scenario in corporate that leads to mediocre performances, and what is expected is that you continuously learn and that's how you grow, right? So opportunities that can create new sources of growth. So what is needed for growth? आपसे ऐसा question पूछ लें, right? Or what are what is the company culture leading to? So you can answer the questions. To survive in the future, corporations must become learning organizations. So what is again you can pay attention to this word must and again what is needed, what is required. So REQT that works for me. अगर आपको required या needed, your type, your style, that can work here. That are constantly able to adapt and expand their capabilities to accomplish this. Corporations must. So what the corporations should do, right? So what should corporations do? So corporations must change how they view employees. So what is expected from corporations? The traditional view that a single charismatic leader should set the corporation's direction and make decision is rooted in an individualistic worldview. So you can write TV, that is the traditional view. In an increasingly interdependent world, such a view is no longer viable. So what is the traditional view? Not viable. ठीक है तो आपसे पूछे कि ट्रेडिशनल व्यू क्या था यू कैन कम हियर एंड गेट द आंसर बट सिंस it is a changing world where things are interdependent this is no longer feasible in learning organizations thinking and acting are integrated at all job levels so yahan par ek term introduce kar diya so what is happening in learning organizations that has been provided corporate leadership is shared and leaders become designers teachers and stewards role requiring new skills the ability to build the share vision so what's happening in learning organizations an explanation is provided to reveal and challenge prevailing mental models, foster, promote broader and integrated patterns of thinking. And then, in short, the author is trying to bring a summary that is what is happening in learning organizations. Leaders in learning organizations are responsible for building organizations in which employees are continuously learning new skills and expanding their capability to shape their future. So, you can see that it has basically brought the discussion to a logical end. तो एक बार आप अगर ऐसे कीवर्ड्स लिखते जाओगे तो होगा क्या कि एक तो आपका फ्लो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब तक क्लास तक पहुंचते हैं हम भूल जाते हैं दैट व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन द डिस्कशन सो यू विल नो व्हाट इज द फ्लो यू विल नो वेयर टू रिविजिट एंड इन जनरल आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि उन्होंने बिगिन किया कि ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद द स्किल्स टू लर्न बट अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट्स उसको प्रमोट नहीं करते उसका आउटपुट ये होता है कि मीडियोकर एम्प्लॉयज निकल के आते हैं राइट व्हाट इज नीडेड कि लर्निंग प्रमोट हो फॉर ग्रोथ सो ग्रोथ के लिए व्हाट इज नीडेड दैट हैज बीन मेंशन्ड राइट अब ट्रेडिशनल व्यू ये है कि देयर शुड बी वन लीडर
but this view is not viable. तो आपसे पूछे कि what is the traditional view, what is the author's perspective over the traditional view, why is it not viable, then what is happening in the organizations where learning is promoted, या learning organizations में क्या हो रहा है, where leaders are upskilling or promoting learning in their in amongst their employees. So that's what is happening. तो आपको flow of idea समझ में आ गया. You've just written one or two keywords to keep the momentum going, to keep you more focused and to help you guide where to go back. So अगर आपसे पूछे कि summary क्या थी तो आप last line पर आ जाओगे, right? आपसे पूछे कि learning models में क्या हो रहा है तो आपने LO का note बना लिया था. What is really needed, what should corporations do, you can come here, right? Must, required from corporations do, right? Traditional view आपने TV लिख दिया. Why is it not viable? So this is exactly how you read the passage, doing some scratch paper work to get you in the momentum and help you understand how the ideas are flowing, right? So let's take a look at the first question. You could just read the question. I'll step aside. आप चाहो तो आप वीडियो पॉज कर देना. If needed, if you feel the need, you can revisit the entire passage again and do the mapping on your own अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, right? But pay attention to the question and see what could be the right answer. So if we take a look at the question says, according to the passage. So that means this answer has to be supported from the text. So it's a supporting idea question. Right. So now we are reading further. Traditional corporate leaders. So आपने traditional view पढ़ा था, we know, differ from the leaders in learning organizations in that former. तो former किसकी बात करी? जो traditional perspective को follow करते हैं. तो how do they behave? तो यानी कि the question is asking जो traditional leaders हैं, how do they behave? And later it is also given that this is not viable. So don't jump to the options. It's better to go and validate your reasoning or your answer. So you can give go back and we can see that what is the traditional view. So we can take a look at our notes, the scratch paper work that we have done, and we go to these statements. आपको तो स्क्रीन पर ही मिलेगा पैसेज, तो ये आपको टू एंड फ्रो भी नहीं करना पड़ेगा. The traditional view is that single charismatic leader should set the corporate's direction and make key decisions is rooted in an individualistic worldview. राइट. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि उसने अपना आइडिया दे दिया, उसने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया एंड देन पीपल शुड फॉलो, राइट. बट अब वो क्या कह रहे हैं कि अब इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है तो ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू इज नो लॉन्गर feasible. But what is being done, that has been provided, that there is one leader in the traditional setup who's driving the decision making. So we have read this, we have validated, we have an answer in our mind. तो अब एक बार आपने अपना आंसर जस्टिफाई कर लिया तो कोई आपको इनकरेक्ट आंसर चॉइस और अ स्टेटमेंट which is coming from some other part of the paragraph which might be true but is not relevant to the question will not be acting as a trap for you, isn't it? So let's take a look at A answer choice. Encourages employees to concentrate on developing a wide range of skills. No, traditional वाला तो is not encouraging employees, right? वो तो जो नया स्टाइल है जहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो इंकरेज कर रही हैं. सो चॉइस ए गोज आउट. Enables employees to recognize and confront dominant corporate models. Again, this does not make sense. Make important policy decisions alone. So that's an individualistic point of view. Can you see? So this is individualistic and which was also mentioned in the text. So that's what I want to say कि जो correct answer choice होती है वो usually paraphrased होती है. Paraphrase मतलब put together in different words. So always remember this. This is a hack. This is a rule that you should follow. In GMAT, usually the correct answer choices are paraphrased. They're never using the same text language but they are putting it in different words. So individualistic को उसने alone कर दिया and then require employees in the corporation to abide. So yes, we can keep this. That's what the text is suggesting. Instill confidence in employees. नहीं तो traditional view में तो उसने यही कहा है कि एक individualistic है वो अपने charisma से decision making ले रहा है and that's where though the modern approach is changing but that's what happens in traditional views. So this also goes out. Are concerned with offering employees frequent advice. So no, again that's also not mentioned. So एक तो
क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फॉर्मर इज रेफरिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव. वी रेड अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में अलोन डिसीजन मेकिंग होती है, एंड वी सॉ दैट सी एग्जिबिट्स द बेस्ट रिलेशनशिप. So we can pick C as the right answer for this question. Okay, let's come to the next question. Please try this. There is no harm in revisiting the text if needed, right? So don't have this stigma or barrier in your mind कि मुझे तो बिना revisit किए question को answer करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, right? This is not at all required, that's not at all needed. अगर आपको कहीं भी ज़रूरत लगती है, go back. But the catch is you should know where to go back. For example, if we read this particular question, अगर हम इस question पे ध्यान दें, so which of the following best describes employees' behavior encouraged within learning organization as such organizations are described in the passage? So I can go back. अब यहाँ पर देखिए, this is a sort of an application question जहाँ पे आपको apply करना है. उसने कहा कि best describes the employee का behavior. Learning organization में employee का behavior क्या होना चाहिए, right? So basically you can go back and you can see that what is the trend in learning organizations, right? So corporate leadership is shared. Leaders become designers, teachers, and stewards, roles requiring new skills, the ability to build share vision, to reveal and challenge prevailing mental models, to foster broader, more integrated patterns of thinking. That means leaders are responsible for building organizations in which employees are continuously learning new skills. So employees क्या कर रहे हैं? लीडर्स टीच कर रहे हैं, एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं. तो अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉयज क्या करने चाहिए, बेस्ट डिस्क्राइब एम्प्लॉय बिहेवियर. तो डायरेक्टली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नॉलेज को अप्लाई करना और क्वेश्चन को आंसर करना है. तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि भाई एम्प्लॉय सीखे ढंग से, मेजरली तो यही आप प्रिडिक्ट करेंगे. नाउ सी हाउ कैन वी पुट इट इन वर्ड्स. Carefully defining one's job description and taking care to avoid deviation. No, learning पे focus करें. So एक ही जॉब तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और डेविएशन नहीं, जबकि या तो अपस्किलिंग हो रही है ना. डिजाइनिंग मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय वुड नॉट डिजाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम्स. Concentrating one's efforts on mastering one aspect. Again, it is not one aspect, but learning, enhancing your skills in every possible way. Studying an organizational problem, preparing a report and submitting it to corporate leader for approval. Why would you submit a report to for approval, right? You would learn and get better yourself. तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यही कहता है कि इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकालते जाओ, जो बचेगा करेक्ट आंसर है. तो अब बचा ही क्या? ई. Analyzing a problem related to productivity, making a design about a solution and implementing it. So that means you are learning, you are integrating the learning, and you are making things better, right? So out of the given choices, you can very easily see that E would be the right answer. Let's come to the next question. Pay attention to the question. If needed, you can revisit. So now the question says, according to the author of the passage, corporate leaders of the future do which of the following? तो corporate leaders को promote करनी है learning amongst the employees, right? That's what the discussion is all about. अगर आपको जरूरत लगती है revisit कर लो. Multiple times हम पढ़ चुके हैं, इसलिए I'm not revisiting. But again, that should not be a hindrance. अगर आपको अभी भी लगता है कि you're not sure, you would just want to confirm your answer, there's no harm going back, right? So you can take a look at the answer statements और एक बार elimination से देखो what are you going to pick as a right answer. So they should encourage employees to put long-term goals ahead of short-term profits. So goals and profits ऐसा कुछ stated नहीं है. It's again focusing on learning and getting new skills, and corporate leaders are teaching the employees new skills. They should exercise more control. Nowhere the text is saying that there should be more control. They should redefine incentives. Again, not mentioned. It's about training, facilitating, making them learn more.
They should provide employees with opportunities to gain new skills and expand their capabilities. Clearly stated है, we will keep this. They should promote individual managers. तो कहीं नहीं लिखा कि individual managers को promote करें, learning को promote करने के लिए कहा गया है, right? So the correct answer is going to be D in this case, right? So now let's go to the next question. Let's see this. The primary purpose of the passage is to, okay, so some typo here. Consider this to be a statement and then go with B, C, D, E. Okay, take a look. प्राइमरी पर्पस इज होलसम आइडिया, राइट? तो जब ये प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे रिविजिट नहीं कर सकते. कोशिश करो कि आप सॉर्ट आउट करो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द पैसेज, क्योंकि री रीड करना इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, इट्स नॉट अ चॉइस दैट यू शुड मेक. जब आप लर्न भी कर रहे हो, हैबिट बिल्डिंग भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप इनकॉर्पोरेट करो इस इंपॉर्टेंट एडवाइस को कि जितना हो सके मे बी पैसेज पे ज़्यादा टाइम लगा दीजिए टू बिगिन विद इन योर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेपरेशन. बट जस्ट डोंट मेक दिस हैबिट ऑफ रीविजिटिंग द पैसेज मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये एक इनअप्रोप्रिएट हैबिट बिल्ड करने के बाद इसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होगा, राइट? So like I always say, effort in the right direction. So ensure that you are not getting into any such habit which is not appropriate and which is not helpful in cracking the exam, isn't it? So let's take a look at the answer choices. The primary purpose of the passage is to you know explain that there is this problem, that I mean it begins that human beings have this you know ability or this enthusiasm to learn. Unfortunately corporates are not promoting it, which is leading to mediocrity. And then traditional view में एक ही leader drive करता था, but अब ऑल्टरनेटिवली करना क्या चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस को लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हेल्प करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को टू एक्सपैंड देयर स्किल्स, राइट? सो दैट्स व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट. टू इंट्रोड्यूस अ न्यू अप्रोच टू कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड इवैल्यूएट क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म कहाँ इवैल्यूएट कर रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं किया. और इंडोर्स अ ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट तो कह रहा है दैट डजंट वर्क. सो ए ऑल्सो गोज आउट, बी ऑल्सो गोज आउट. Explain competing theories. What are the competing theories? No such competing theories are there. Contrast two typical corporate organizational structures. There is no contrast that's being done. So again, process of elimination. Keep on eliminating the incorrect answer choices. Whatever remains shall serve as the right answer. Propose an alternative to a common corporate approach. तो common corporate approach ने यही कहा ना कि वही mediocrity को promote कर रहे हैं. तो अब करना क्या चाहिए कि learning organizations आएं और वो learning और new skills को इंकरेज करें, मैनेजर्स लीडरशिप इंकरेज करें, राइट? सो बाय एलिमिनेशन ओनली. और आप देखिए एक बार आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई ना पैसेज की, तो आप एक बार मैं विल जस्ट स्टेप असाइड एंड गिव यू अनदर 30 सेकंड्स टू टेक अ रीलुक एट द ऑप्शंस. आपको ए बी सी डी तो ट्रैप ही नहीं लगेंगे, राइट? आपको लगेगा तो इतना ईजी एलिमिनेशन है, यहाँ कहाँ फंस सकते हैं. तो जब आपका मैपिंग सॉलिड होता है, जब आपका फ्लो ऑफ आइडियाज का अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होता है, तो आप ट्रैप्स में नहीं फंसते. एंड स्पेसिफिकली फॉर द जनरल क्वेश्चन यू फाइंड देम वेरी इजी टू सॉल्व, राइट? तो जब आपकी मैपिंग हुई, फोकस आपने लूज किया नहीं, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो गई, स्पेसिफिक्स पे आप वापस जा रहे हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, तो फिर there are very good chances that you're going to do well, right? So that's something end of the discussion, right? So it's very important that you pay attention to these details, right? You don't miss and you keep on practicing and implementing, right? Take very good care of yourself. All the best. God bless you.